students, good morning to everyone. Welcome back to another video from Rahul's Biology World. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन के बारे में, यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हमने कहा था लघु बीजाणु जनन। इंग्लिश में बोले तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी और एमएमसी दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एक पीएमसी से 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। आज का जो क्लास है वो है आपका परागकण की संरचना, यानी कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं परागकण की संरचना के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसको हमने बोला था, इसको हमने बोला था एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम की इकाई को हमने बोला था स्टामेन, यानी कि पुंकेसर बोला था। और फिर हमने बताया था कि प्रत्येक पुंकेसर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक भाग को हमने बोला था परागकोश, यानी कि एंथर बोला था, और दूसरे भाग को हमने फिलामेंट यानी कि तंतु के नाम से इसको जाना था। अब हमने आपको एक विशेष रूप से हमने आपको यहां से बताया था कि पराग, यहाँ पर एक प्रीफिक्स कॉमन है। परागकोश में क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। परागकोश में क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होगा वह कहाँ होगा? एंथर में होगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि परागकोश में ही परागकण का निर्माण होगा। परागकोश में ही परागकण का निर्माण होगा, यानी कि एंथर में क्या होगा? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। आज हम लोग जो है पॉलन ग्रेन की संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इसके बाहरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके हम आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात आपने यहाँ से जाना कि परागकोश में ही परागकण बनते हैं। अब आइए हम दूसरी बात को, इसके दूसरे पॉइंट्स को समझते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो टर्म आता है वह है आपका पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी जो है बायोलॉजी का एक वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम परागकण के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हो कि द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन और पॉलन दैट इज नोन एज पैलिनोलॉजी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम इसके सेकेंड पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वह स्फेरिकल साइज में होता है, यानी कि यह लगभग गोलाकार होता है। तो आपको यहां से स्पष्ट रूप से समझ में आ गया यह क्या होता है? स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलाकार होता है। अब देखिए, यदि गोलाकार है तो इसका व्यास भी होगा, यानी कि डायमीटर भी होगा। इसका औसत व्यास जो होता है, औसत व्यास जो होता है वह होता है आपका 25 से 50 माइक्रोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक परागकण का औसत व्यास यानी कि एवरेज डायमीटर कितना होना चाहिए, कितना होता है? तो वो होता है आपका 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। इस सबसे पहली बात कि परागकण के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी बोलते हैं। और इसका आकार क्या होता है? स्फेरिकल होता है। और इसका व्यास क्या होता है? इसका व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। अब हम इसके बाहरी संरचना को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इस बात को आप ध्यान दीजिए, ये लगभग गोलाकार संरचना आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से। और आप इस बात को देख रहे हैं कि इसकी बाहरी परत जो है वह स्पाइनी है, यानी कि कांटेदार युक्त परत है। यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे स्पाइंस देखने को मिल रहे हैं, और ये स्पाइंस जो होते हैं ये बाहरी परत पर होती है। और परागकण की जो बाहरी परत होती है उस बाहरी परत को हम लोग कहते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल यानी कि एक्साइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइन बोलते हैं। ये मुख्य रूप से 2 परत से घिरा हुआ होता है। बाहरी परत जो होती है वह बाह्यचोल कहलाती है, और बाह्यचोल के ठीक बाद की जो परत होती है उस परत को हम लोग कहते हैं अंतःचोल कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःचोल
यानी कि इंटाइन बोलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से देख पा रहे हो कि परागकण जो होता है, एक प्रारूपिक परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो परतों से घिरी हुई होती है। पहली परत और बाहरी परत को हमने बोला है बाह्यचोल यानी कि एक्साइन, और जो दूसरी परत है उसको हमने बोला है अंतःचोल यानी कि इंटाइन बोला है। इस बात को आपको पता होना, ये बात आपकी जानकारी में होना चाहिए कि बाह्यचोल जो होता है ये सबसे कठोर परत होती है, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन अभी तक के ज्ञात किसी भी एंजाइम के माध्यम से डिग्रेड नहीं किए जा सकते हैं, इतने हार्ड हैं। इसके अलावा ये प्रबल अम्ल यानी कि एसिड और बेस के सामने भी ये टिक सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। स्पोरोपोलिनिन जो होता है यह इसी स्पोरोपोलिनिन से बाह्यचोल का निर्माण होता है यानी कि एक्साइन का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हो कि स्पोरोपोलिनिन के कारण ही एक्साइन जो परागकण की बाहरी परत है वो सबसे कठोर परत मानी जाती है। स्पोरोपोलिनिन में खासियत होती है ये किसी भी एंजाइम के माध्यम से पाचित नहीं हो सकता है, ये प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के सामने टिक सकते हैं। अतः बाह्यचोल जो होता है परागकण के आंतरिक संरचना को सिक्योर करने का, सुरक्षित रखने का काम करता है। आइए दूसरा इसका जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल का जो निर्माण होता है ये दो कार्बनिक पदार्थों से होता है। एक होता है आपका सेल्यूलोज, एक क्या हो गया आपका सेल्यूलोज हो जाता है, और दूसरा जो होता है वह होता है आपका पैक्टिन होता है। इन दोनों कार्बनिक पदार्थों से किसका निर्माण होता है? अंतःचोल का निर्माण होता है। ये आपका पैक्टिन हो जाता है यहाँ से, और ये आपका यहाँ से सेल्यूलोज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा बाह्यचोल का निर्माण स्पोरोपोलिनिन से और अंतःचोल का निर्माण क्या होता है, यानी कि अंतःचोल का निर्माण सेल्यूलोज और पैक्टिन से। ये दो पदार्थों से किसका निर्माण होता है? अंतःचोल का निर्माण होता है। तो ये इसकी बाहरी परत हो गई। अब हम लोग इसके आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। एक प्रारूपिक परागकण में मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका जो होती है वह आकार में बड़ी होती है, और जो दूसरी कोशिका होती है वह आकार में छोटी होती है। सामान्यतः जो बड़ी कोशिका होती है उस कोशिका को हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका। ये जो कोशिका आपको देखने को मिल रही है, ये पूरी जो कोशिका है, यह पूरा जो क्षेत्र है यह कायिक कोशिका। तो यह कायिक कोशिका हो जाती है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव सेल। यह सेल जो होता है आकार में बड़ा होता है। आप जो ये पूरा भाग देख रहे हो, ये पूरा भाग कायिक कोशिका का क्षेत्र है, और इसमें एक समांतर केंद्रक होते हैं। कायिक कोशिका में क्या होता है, घने जीव द्रव्य होते हैं, और इसमें एबंडेंट अमाउंट में यानी कि प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ जमा होते हैं। इसके अलावा कायिक कोशिका के ही जीव द्रव्य में एक छोटी सी कोशिका तैरती हुई नजर आती है, और इस कोशिका को हम लोग कहते हैं जनन कोशिका। इस कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे? जनन कोशिका कहते हैं। तो ये आपका हो जाता है जनन कोशिका यानी कि जेनरेटिव सेल। कायिक कोशिका जो होती है आकार में छोटी होती है। कायिक कोशिका क्या होती है? आकार में छोटी होती है। एक बात को आप लोग और ध्यान रखें कि कायिक कोशिका जो होती है, कायिक कोशिका को हम लोग ट्यूब कोशिका यानी कि ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आगे चल करके जब पॉलिनेशन हो जाता है, परागन की प्रक्रियाएं हो जाती हैं, तो उसके पश्चात स्टिग्मा पर जब ये अंकुरित होता है तो इन्हीं कायिक कोशिका से यानी कि ट्यूब सेल से पॉलन ट्यूब यानी कि परागनलिका का निर्माण होता है। जबकि जनन कोशिका जो होता है इससे दो मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। अधिकांश यानी कि 60% जो पुष्पीय पौधे होते हैं उन पौधों में क्या होता है, परागकण जो होते हैं परागकोश से दो कोश की अवस्था में, केवल और केवल दो कोश की अवस्था में यानी कि टू सेल स्टेज में क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन जो शेष प्रजाति के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, यानी कि 50% से कुछ कम आप कहिए 40% कहिए, तो 40% में क्या होता है, 40% पुष्पीय पादपों में जो परागकण होते हैं
वहाँ जनन कोशिका क्या करती है, विभाजित होकर के दो अन्य कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं, यानी कि दो मेल गैमेट का निर्माण कर लेती हैं, उसके पश्चात वो झड़ती हैं। अतः 40% पौधों में क्या होता है, परागकण 2 से अधिक कोशिका वाले अवस्थाओं में झड़ते हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि अधिकांश पुष्पीय पादपों में परागकण जो होते हैं 2 कोश की अवस्था में ही झड़ जाते हैं। तो इन बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपका जनन कोशिका हो जाता है जो कि आकार में छोटी होती है, और ये कायिक कोशिका हो जाता है। कायिक कोशिका के मध्य में एक केंद्रक होता है, ये इसका केंद्रक हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। और ये जनन कोशिका होगा, ये जनन कोशिका का केंद्रक हो जाता है। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। हमने आपको क्या बताया कि परागकण का जो निर्माण होता है वह होता है परागकोश में, यानी कि एंथर में होता है। फिर हमने आपको बताया यह आकार में सामान्यतः गोलाकार होता है, और इसका औसत व्यास जो होता है, इसका एवरेज डायमीटर जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि यह मुख्य रूप से 2 परतों से घिरी होती है। इसकी बाहरी परत को हमने क्या कहा, बाह्यचोल कहा। बाह्यचोल का निर्माण एक कठोर कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन से होता है। स्पोरोपोलिन एक कठोर कार्बनिक पदार्थ है जो अभी तक के ज्ञात किसी भी एंजाइम के माध्यम से डिग्रेड नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के सामने टिक सकता है। फिर आपको एक बात हमने वहां पर बताना भूल गया था कि बाह्यचोल में सामान्यतः 1 या 2 छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को हम लोग कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं इसको हम लोग। इन छिद्रों को हम लोग कहते हैं जनन छिद्र, यानी कि जर्मपोर कहते हैं। आप यहां से क्वेश्चन पूछ सकते थे, सर बाह्यचोल यदि इतना हार्ड होता है तो फिर परागकण का अंकुरण कैसे होता है? बाह्यचोल यानी कि एक्साइन इतना हार्ड होता है तो फिर परागकण अंकुरित कैसे होते हैं? तो सामान्यतः क्या होता है, बाह्यचोल में कुछ ऐसे छिद्र होते हैं जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, और इसी स्थान से क्या होते हैं, परागकण अंकुरित होकर के परागनलिका को उत्पन्न करते हैं। अतः आपको ध्यान रखना है कि जनन छिद्र बाह्यचोल का एक ऐसा भाग है, जनन छिद्र बाह्यचोल का एक ऐसा भाग है जहां क्या होता है, स्पोरोपोलिन यानी कि ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हार्ड कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये जो दूसरी परत होती है उसको हमने कहा अंतःचोल। अंतःचोल का निर्माण जो होता है सेलुलोज और पैक्टिन से होता है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं, बड़ी कोशिका जो होती है उसको हमने कायिक कोशिका कहा है, वेजिटेटिव सेल कहा, और जो छोटी कोशिका होती है उसको हमने जनन कोशिका कहा है। कायिक कोशिका से क्या होता है, परागनलिका यानी कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जबकि जनन कोशिका जो होती है उससे क्या होता है आपका, वह 2 मेल गैमेट का निर्माण करता है, वह 2 मेल गैमेट को उत्पन्न करती है। अधिकांश पुष्पीय पादपों में 60% पुष्पीय पादपों में क्या होता है, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में 2 कोश की अवस्थाओं में झड़ जाती है, जबकि शेष 40% में क्या होता है, जनन कोशिका विभाजित होकर के 2 अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है, और तत्पश्चात वो परागकोश से झड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, 2 से अधिक कोशिका वाली अवस्थाओं में परागकण परागकोश से झड़ जाते हैं। तो इतनी जानकारी काफी है परागकण की संरचना के लिए। हम और भी परागकण के बारे में आपको बताएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ क्लास के माध्यम से हमने जो आपको टॉपिक्स पढ़ाया है उसी टॉपिक के बेसिस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो कि आगे आपको स्लाइड में मिलेगा, और आप उन सवालों को सॉल्व करें और उसका आंसर हमें आप कमेंट्स में भेजें। यदि आपको सॉल्व करने में कहीं से दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको वहां से बताएंगे, या कॉल करें। ठीक है, तो आगे आपको कुछ स्लाइड दिए जा रहे हैं, उस स्लाइड के माध्यम से आप उन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। एक सवाल आपका होगा एमएमसी के बेसिस पर, यानी कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपने पढ़ा था उसके आधार पर होगा। एक सवाल आपका होगा पॉलन ग्रेन के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा आपका एक सवाल कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि लैंगिक जन्म के बारे में है, उन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए।